हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों आज अपने हमारा पेपर नंबर जो 3 है, हमारा जो दोस्तों पेपर नंबर जो 3 है सेक्शन बी, उसका नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राइट। तो दोस्तों पेपर नंबर 3 जो है वो दोस्तों लैंग्वेज स्किल्स वाला है। इसमें सेक्शन बी जो है नोटिंग ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में अपनों ने काउंटर एफिडेविट किया था। पहले दोस्तों प्रेसिज अपनों ने क्या कर लिया ऑलरेडी, IAR दोस्तों कर लिया, ठीक है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, MFAI और काउंटर एफिडेविट। राइट। मेनली दोस्तों जो मुश्किल जो थे वो यही टॉपिक थी। राइट। क्योंकि दोस्तों काउंटर एफिडेविट जो था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है वो नहीं पता होती थी। MFAI IAR के दोस्तों फॉर्मेट ये नए ऐड हुए हैं तो ये नहीं हो पाता था। राइट। प्रेसिज दोस्तों कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। ऑफिशियल लेटर दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। DO लेटर दोस्तों मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूँ प्रीवियस में। राइट। पर्सन टू पर्सन दोस्तों इंडिविजुअल के नाम से क्या पर्सनल अटेंशन के लिए DO लेटर दिया जाता है। ऑफिशियल लेटर दोस्तों जनरल जो अपने ऑफिशियल लेटर होते हैं, इधर सेंडर एड्रेस आ जाएगा, रिसीवर एड्रेस आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा। राइट। ऐसे करके और नीचे फिर आपकी बॉडी और नीचे सिग्नेचर आ जाएंगे। राइट। तो आज देखिए दोस्तों अपने नेक्स्ट जो 2-3 टॉपिक आज अपने कंप्लीट करेंगे। पहला है दोस्तों सर्कुलर, फिर है दोस्तों स्पीकिंग ऑर्डर, उसके बाद है दोस्तों ऑफिस नोट। राइट। तो इनके दोस्तों फॉर्मेट में क्या है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन चीज़ों के। राइट। सिंपल से फॉर्मेट है दोस्तों। फॉर्मेट के अंदर ओनली जो ये चीज़ें हैं IAR MFAI और दोस्तों काउंटर एफिडेविट जो था प्रीवियस, इनके अंदर दोस्तों फॉर्मेट को आपका ध्यान में रखना होता है। ठीक है। फॉर्मेट क्या है, इनके अंदर मान लो टेबल बनानी थी। ठीक है। इस प्रकार से IAR के अंदर दोस्तों बहुत सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ऑडिट फैक्ट से फॉलो अप, फाइनेंशियल कितना है वो, राइट, हाईलाइट ऑफ द केस, सब्जेक्ट ऑफ द केस, इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों IAR के अंदर थी। MFAI के अंदर भी कुछ मिलती जुलती चीज़ें थी। टेबल के अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी थी, कैश इरेगुलरिटी, स्टोर इरेगुलरिटी, फ्रेश और इस प्रकार से। राइट। और काउंटर एफिडेविट में भी दोस्तों प्रीवियस अपन ने देखा था कि भाई पहले बिफोर आएगा, बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कौन सी ब्रांच है उसकी, ठीक है, इन द नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट, फिर दोस्तों क्या इन द मैटर ऑफ, फिर जो केस है श्री ABC वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो कि रेस्पोंडेंट है। ठीक है। फिर वो दोस्तों क्या है जो बताएगा, जो इंडिविजुअल एफिडेविट लिख रहा है कि भाई मैं ये फला आदमी, इतनी मेरी एज है, मैं इनका पुत्र हूँ, सत्यनिष्ठापूर्वक सोलमनी अफर्म करता हूँ कि भाई कौन कौन से फैक्ट मैं दे रहा हूँ। फिर बताता है कि ये सारे मैं कॉम्पिटेंट हूँ ये सारा जवाब देने के लिए रेस्पोंडेंट के बिहाफ पर। राइट। फिर दोस्तों क्या है, मेरिट के बेस पर आपको सारे रिप्लाई देने थे, फैक्ट ऑफ द केस बताने थे। राइट। फिर नीचे भी जाके दोस्तों आपको फिर नीचे प्रेयर करनी होती है। राइट। प्रेयर करने के बाद दोस्तों क्या लास्ट में फिर वेरिफिकेशन देना होता है। ठीक है। प्रेयर में तो दोस्तों कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होती है कि भाई ऊपर वाली स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये प्रार्थना करी जाती है कि जो विरोधी का केस था, मतलब किसी डिपार्टमेंट ने के खिलाफ जिसने केस किया था वो डिवॉइड ऑफ मेरिट है, और जो हम जो दे रहे हैं स्टेटमेंट्स ये सही है। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि भाई ऑनरेबल कोर्ट से प्रार्थना है कि भाई फेवर जो डिसीजन है वो हमारे फेवर में दे। राइट। और जो अदर है उसके अगेंस्ट में दे। राइट। इस प्रकार की प्रार्थना, फिर दोस्तों वेरिफिकेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों काउंटर एफिडेविट आपका तैयार हो जाएगा। राइट। आज देखिए दोस्तों सर्कुलर और स्पीकिंग ऑर्डर और ऑफिस नोट के बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 टॉपिक और हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। राइट। टोटल देखिए दोस्तों 17 टॉपिक है उसके अंदर। ठीक है। 17 टॉपिक है। तो दोस्तों मेन टॉपिक अपने कर लेंगे। पार्ट 1 ऑफिस ऑर्डर और पार्ट 2 ऑफिस ऑर्डर दोस्तों ये ईजी है, ये भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राइट। तो लगभग दोस्तों हमारा इंग्लिश वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर का पोर्शन दोस्तों पढ़ सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि अभी आप इसके हाथ मत लगाओ। ठीक है। अब ओनली पेपर 1 और पेपर 2 पे ही फोकस करो। ये सब चीज़ें दोस्तों पास हो जाएगी, आपकी कंप्यूटर वाली हो जाएगी। राइट। मैथमेटिक्स वाली दोस्तों हाथ पैर मारोगे तो आ जाएंगे 45 नंबर। राइट। तो दोस्तों पेपर 1 और 2 है, अगर उसमें कोई चीज़ आपको नहीं आएगी तो फिर वो नहीं आएगी। ठीक है। आप दोस्तों वहाँ पे बैठ के अंदाज नहीं लगा सकते। राइट। तो इसलिए क्या उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, ये चीज़ें दोस्तों आपकी ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। ये ड्राफ्टिंग वाला एग्जाम है दोस्तों, तो इसके अंदर आपको फॉर्मेट वगैरह थोड़ा याद कर लो, थोड़ी सी आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होगी तो इसमें भी आप इसको कर ले जाओगे। राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हमने पहले सर्कुलर स्टार्ट करेंगे। राइट। तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा नवंबर 2020 का, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भैया सर्कुलर भी कैसे लिखते हैं और सर्कुलर और ऑफिशियल लेटर में क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। राइट। तो देखिए दोस्तों नवंबर 2020 का एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 6 है इस पेपर के अंदर, आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। राइट। तो सर्कुलर दोस्तों, सर्कुलर और ऑफिशियल लेटर में एक ही फ़र्क है कि सर्कुलर जो है एक साथ कई ऑफिसेज को एड्रेस करता है। ठीक है। ऑफिशियल लेटर दोस्तों क्या होता है कि मान लो मेरा ऑफिस कोई X है,
ठीक है। और मैं किसी वाई ऑफिस को भेज रहा हूँ, तो ऑफिस टू ऑफिस अगर मुझे कुछ कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, ऑफिस टू ऑफिस मुझे बात करनी है, ऑफिशियली कुछ बात मुझे कन्वे करनी है, तो मैं एक्स को वाई को लेटर भेज दूंगा, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, ठीक है, बॉडी आ जाएगी और नीचे दोस्तों सिग्नेचर आ जाएंगे, राइट। अब दोस्तों मुझे सर्कुलर भेजना है, तो सर्कुलर जो क्या है, एक जो मेरी बड़ी अथॉरिटी है, बड़ी अथॉरिटी बोले तो मान लो CGDA मान लो, ठीक है, CGDS किसको एड्रेस करेगा, सारे PCDS को करेगा, ठीक है। तो इसमें लिख देगा ऑल PCDA CDA, ऑल IFA, ठीक है, PCA फैक्ट्री, ऐसे कुछ दोस्तों आपने देखा होगा, आपको आपने देखा होगा, ठीक है, अपने जर्नल जो लेटर्स आते हैं, राइट, वो दोस्तों क्या होते हैं, वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सर्कुलर वो लिख देते हैं। जैसे SS के रिगार्डिंग बहुत सारे सर्कुलर आते हैं, ठीक है, तो उसमें वो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ऑल PCDA CDA, ऑल ये PCA FIS, ठीक है, इस प्रकार से सारे जो एड्रेस वो करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों PCDA CDA को देना होगा मान लो सर्कुलर, तो वो क्या करेगा, PCDA CDA क्या करेगा, ऑल LAOs RAOs, ऑल एरिया अकाउंट ऑफिसेज, ऑल सब ऑफिस, इस प्रकार से दोस्तों क्या है, वो सर्कुलर के अंदर जो एड्रेस जो करते हैं मेनली उसी के अंदर फ़र्क है कि वो सभी को जाएगा सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर मतलब सर्कुलेट कर रहे हैं कोई भी सूचना, राइट। समझ में आ रही दोस्तों बातें। ये देखिए एक साथ कई ऑफिसेज को एड्रेस करते हैं। सर्कुलर तथा ऑफिशियल लेटर में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। ऑफिशियल लेटर मतलब एक ऑफिस टू दूसरे ऑफिस के अंदर, सर्कुलर मतलब एक ऑफिस से बहुत सारी ऑफिसेज को एड्रेस करना, राइट। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं। ए रिव्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शंस कैरिड आउट इन द मेन ऑफिस ऑफ अ रीजनल CDA, ठीक है। एक दोस्तों रिव्यू किया गया किनके ऊपर, इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शंस पे, ठीक है। जो भी दोस्तों कंसर्न्ड यूनिट्स जो होती हैं उन पे इंटरनल ऑडिट के दौरान जो भी ऑब्जेक्शंस पाए जाते हैं उनको इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शंस बोला जाता है, ठीक है। और वो दोस्तों कहाँ हुए, मेन ऑफिस के अंदर, रीजनल CDA के अंदर, ठीक है। रिवील्ड दैट एज पर AAC 2017-18, AAC क्या होती है दोस्तों, एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट, ठीक है। एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट दोस्तों क्या होता है, एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट दोस्तों पूरे साल के अंदर, मान लो 2017-18 की जो AAC है, ठीक है, वो दोस्तों मैं क्या करता हूँ 2019 के अंदर लगभग जून के अंदर, जैसे अभी जून आने वाला है, तो मुझे दोस्तों प्रीवियस ईयर का डेटा मैं आपको अभी लेटेस्ट बताता हूँ। AAC में क्या होगा दोस्तों, अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, 2023 अभी चल रहा है, तो दोस्तों 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, इसका दोस्तों पूरा डाटा जो है जून के अंदर AAC के अंदर इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है, एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट के अंदर। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, इस फाइनेंशियल ईयर की AAC वो उस नाम से जाएगी 2022-23 AAC, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों क्या क्या चीज़ें हुई थी वो मैं इस साल ऐड करूँगा AAC के अंदर, कितने मेरे ऑब्जेक्शंस थे, कितने मेरे वाउचर्स आए, कितने मेरे, ठीक है, जो भी मेरे ऑफिस के अंदर चीज़ें होती है, ठीक है। और ये दोस्तों पहले तो इसके अंदर कंसोलिडेट सूचना चली जाएगी 2022-23 की, फिर दोस्तों इस AAC का फॉलो ऑफ जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर इसका फॉलो ऑफ जाएगा, मतलब ये डेटा मैंने एक बार 22-23 के ले लिया। अब दोस्तों इस ईयर के अंदर इन डेटा पे क्या प्रोग्रेस हुई है, फिर वो क्वार्टरली फिर जाएगा, ठीक है। जून के अंदर चला गया मान लो पहले, अप्रैल मई जून, वैसे तो जुलाई के अंदर जाना तो थोड़ा पहले जाता है, राइट, क्योंकि दोस्तों फ्रेश डेटा जाएगा। फिर दोस्तों हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर के अंदर जाएगा, फिर दोस्तों अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी के अंदर, फिर जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल के अंदर, ठीक है। तो मतलब क्वार्टर एंडिंग में जाएगा इसका, ठीक है, सितंबर दिसंबर मार्च, राइट। तो इनके क्वार्टर एंडिंग में दोस्तों क्या इसका फॉलो ऑफ जाएगा फिर इस AAC का, राइट। तो ये दोस्तों AAC जो थी 17-18 की, आप तो सिंपल समझो कि ये डॉक्यूमेंट इनके पास आया होगा, राइट, किसी भी LAO RAO PCDA किसी भी सब ऑफिस से, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों 25,125 ऑब्जेक्शंस पेंडिंग थे, ठीक है। और ओल्डेस्ट डेट कब की थी, 1980-81 की, ठीक है, क्योंकि दोस्तों AAC के अंदर जो है बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत सारी लगभग 20-30 पेज की एक रिपोर्ट होती है, राइट। उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स लगी होती हैं, तो उसके अंदर जो है ओल्डेस्ट जो डेट है, ठीक, कौन से ऑब्जेक्शंस की है, तो वो भी लगी होगी उसके अंदर। तो उसके अंदर दोस्तों ऐसे लिखा होगा 1980-81 के इतने ऑब्जेक्शन हैं, 1900 फिर 82-83 2000, मतलब लेटेस्ट तक उसमें कैसे पूरा डेटा उसका दिया होगा, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों बता दिया कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक रिव्यू दोस्तों कंडक्ट किया गया इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शंस पर, किसके अंदर, मेन ऑफिस के अंदर। उसमें दोस्तों रिवील क्या हुआ AAC 2017-18 के आधार पर कि 25,125 ऑब्जेक्शन जो क्या है, जिसमें से 1980-81 के ऑब्जेक्शंस भी आउटस्टैंडिंग हैं, राइट। AAC 2017-18 के अंदर दोस्तों क्या देखा कि 25,125 ऑब्जेक्शन जो क्या है वो
ओल्डेस्ट डेट जो है 1980 की ऐसी की वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इन 25,125 में से दोस्तों क्या है, 25% ऑब्जेक्शंस जो कि इससे रिलेटेड है नॉन मेंटेनेंस या इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड या अनदर। ठीक है, 25% ऑब्जेक्शंस दोस्तों किससे रिलेटेड है, या तो नॉन मेंटेनेंस या इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। मान लो मैं किसी एक्स आर्मी यूनिट में गया, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिख लिए कि उन्होंने अच्छे से अकाउंट नहीं बनाए, मेंटेन नहीं किए रिकॉर्ड। ठीक है, 10% दोस्तों किससे रिलेटेड है, माइनर ओवरड्रॉवल ऑफ राशन। दोस्तों मैं राशन की ऑडिट जब करता हूँ तो उसके अंदर ओवरड्रॉन मैं लिखता हूँ। मान लो कोई अनऑथराइज राशन दे दिया तो उसको ओवरड्रॉन राशन बोल दिया। ठीक है, ये दोस्तों इंटरनल वर्किंग है एलओ आरओ की। जब आप काम करोगे, अगर आपने काम कर लिया तो आपको पता होगी ये चीज़ें, अगर नहीं किया तो भी दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। राशन की दोस्तों जब ऑडिट करी जाती है तो उनकी स्ट्रेंथ हम लिखते हैं। ठीक है, मान लो एक दिन के अंदर 100 स्ट्रेंथ है, राइट, तो 30 दिन की कितनी स्ट्रेंथ होगी, मान लो फ्लक्चुएट करके एवरेज, मान लो फ्लक्चुएट करके पहले दिन 100 थी, दूसरे दिन 200 थी, इस प्रकार से दोस्तों क्या है, मान लो महीने की 6000 स्ट्रेंथ थी। ठीक है, तो दोस्तों एवरेज कितनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है, राइट, एवरेज दोस्तों कितनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, मैं 30 का भाग निकाल लूँगा। ठीक है, 200 एवरेज स्ट्रेंथ आ गई। तो इस हिसाब से दोस्तों इनका एंटाइटलमेंट के हिसाब से जो राशन है वो चार्ज ऑफ किया जाता है। ठीक है, मान लो आटा कितना मिलेगा, 620 ग्राम आटा, चावल, मैदा, सूजी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राशन ऑयल हो गया, एलपीजी हो गया, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या कैलकुलेशन करी जाती है, राशन की अकाउंटिंग करी जाती है। तो उसके अंदर दोस्तों देखा गया कि ओवरड्रॉवल है 10% जो क्या है वो राशन का ओवरड्रॉवल है। ठीक है, और दोस्तों 5% जो क्या है वर इन द नेचर ऑफ द ओपिनियन एडवाइस इट। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या बोला गया, 25% जो ऑब्जेक्शंस जो थे, 25% दोस्तों जो भी ऑब्जेक्शंस थे वो नॉन मेंटेनेंस, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के बारे में थे। ठीक है, 10% दोस्तों माइनर ओवरड्रॉवल ऑफ राशन के रूप में थे, और दोस्तों 5% जो थे वो ओनली एडवाइस दी गई थी। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्शंस थे। 25,125 में दोस्तों 25% बता दिए, 10% बता दिए और 5% बता दिए। टोटल दोस्तों कितने हो गए, 25, 10, 35 और 5, मतलब 40% ऑब्जेक्शन जो थे दोस्तों, 25,125 का 40% निकालोगे तो मतलब वो इस प्रकार से थे। ठीक, मतलब कोई ज़्यादा वैल्यूएबल ऑब्जेक्शंस वो नहीं थे, राइट। ये बात पहले इसने बोल दी। इसके बाद दोस्तों बता दिया इसने, इट वाज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टोटल नंबर ऑफ 6 केसेज ऑफ MFAI एंड 3 IAR पॉइंट्स हैड बीन रिपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। 6 दोस्तों क्या थे, MFAI थे, और 3 इसके अंदर क्या थे, IAR के अंदर थे। ठीक है, 6 MFAI मतलब मेजर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इरेगुलरिटी, और 6 दोस्तों क्या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित है, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्शन थे। MFAI दोस्तों IAR के अंदर आपको फ़र्क पता होगा। ठीक, नहीं पता दोस्तों वीडियो जाके आप प्रीवियस दे सकते हो अपने, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, एज डब्ल्यू इंटरनल ऑडिट सेल ऑफ मेन ऑफिस ऑफ PCDA, आपको दोस्तों एज ए डब्ल्यू मानना है इंटरनल IA सेक्शन का अपने आप को। ठीक है, मेन ऑफिस के अंदर, राइट। ड्राफ्ट ए सर्कुलर एड्रेस टू ऑल LAO RAO। अब देखिए दोस्तों, सर्कुलर को एड्रेस करना है तो ऑल LAO RAO लिखा है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑफिस को ना जाके पूरे सभी को एड्रेस आपको करना होता है। टू टेक इमीडिएट एक्शन टू रिव्यू द आउटस्टैंडिंग ऑब्जेक्शंस एंड सेटल ऑब्जेक्शंस ऑफ द नेचर अबव मेंशन्ड। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, LAO RAO को क्या बोल दिया कि इमीडिएट एक्शन लो आप, जो भी आउटस्टैंडिंग ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, उनको सेटल करने के लिए, राइट। कौन कौन से, नॉन मेंटेनेंस, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस वाले, माइनर ओवरड्रॉवल ऑफ, या दोस्तों ओपिनियन जो एडवाइस आपने दी है, ठीक है, उस प्रकार के ऑब्जेक्शंस को। LAO में ऑल्सो भी एडवाइस टू फोकस ऑन द एरियाज लाइक नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज टू कम अप विद द पॉइंट्स ऑफ MFAI एंड IAR। ठीक है, और दोस्तों LAO को भी एक सलाह दी कि आपको इस प्रकार के एरिया के अंदर भी ध्यान देना है जब ऑडिट करो आप, कि एसेट का नॉन यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू को मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है। ठीक है, जो पॉइंट आपने MFAI और IAR के अंदर जनरली आता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी एसेट का आपने यूज़ नहीं किया, कोई भी मशीनरी का यूज़ नहीं किया, राइट, तो वो सारी चीज़ें किस में आएगी, वो तो दोस्तों आपको MFAI IAR के अंदर लेनी पड़ेगी। मान लो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक का आपको मान लो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है तो, राइट। तो ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ, राइट। अब देखिए दोस्तों, अब इसका अपने आंसर देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आया। क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं है, इतने ऑब्जेक्शन पेंडिंग है, इसमें से ये नेचर बता दी ऑब्जेक्शंस की, और ये कहाँ से मिले हैं आपको, AAC से मिले हैं, राइट। अब दोस्तों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए जब आप आंसर लिख रहे हो। ठीक है, तो 2 बार क्वेश्चन को दोस्तों कम से कम पढ़ना है। एक इमेज दोस्तों क्वेश्चन की आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, क्या कि भाई AAC 2017-18 के अंदर इतनी ऑब्जेक्शन पेंडिंग है, इनकी ये ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन है। 40% वैल्यू आपको बता दी ऑब्जेक्शंस की, ठीक है, कि जो काम के नहीं है या जो सेटल आउट हो सकते हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों आपको अब डब्ल्यू मानना है अपने आप को ISL का PCD CDA के अंदर, और सारे LAO RAO को एड्रेस करना है। तो एड्रेसिंग अथॉरिटी आ गई दोस्तों आपके पास कि किसको आपको एड्रेस करना है, ये सारे ऑब्जेक्शन आपको एड्रेस ये सेटल करवाने हैं, और दोस्तों इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। तो अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर अपने कैसे लिखेंगे, बहुत ईजी है दोस्तों। आपको एकदम से आप जब आप आंसर देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, राइट। तो देखिए दोस्तों, अपने आंसर देखते हैं इसका।
अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर इसने क्या दिया है, सर्कुलर आपको लिखना था, राइट। तो देखिए दोस्तों, बहुत इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें लिखनी है आपको। इधर लिख दिया इसने इंपॉर्टेंट सर्कुलर, राइट। बीच में भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप राइट में लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसके अंदर बाद में दोस्तों क्या, फाइल नंबर आपने लिख दिया इसमें। इसके बाद देखिए दोस्तों, ऑफिस ऑफ द पीसीडीए, फाइल नंबर तो कुछ भी आप लिख दो, ISL डाल दो बीच में, ये 991234, राइट। ऑफिस ऑफ द पीसीडीए, कोई भी कमांड इसने नहीं दी थी तो ऑफिस ऑफ द पीसीडीए लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, राइट। और इसमें तारीख आ जाएगी। तो ये दोस्तों इन्होंने अपनी मर्जी से लिख दिया, राइट। अब दोस्तों आंसर के अंदर इंपॉर्टेंट सर्कुलर राइट में है, तो आप कोशिश करें कि भाई इन्होंने राइट के अंदर दिया है तो आप इसको राइट में ही लिखें, राइट। तो ये देखिए दोस्तों क्या है, इसको राइट में ये सब चीज़ें आपकी आ जाएगी, तो ये आपका राइट में आ जाएगा। ये तो दोस्तों क्या आ गया, सेंडर का एड्रेस आ गया, जो भेज रहा है किसको एड्रेस कर रहा है, टू LAO RAO, टू ऑल LAO RAO, ठीक है, इन सभी को एड्रेस कर रहा है। तो ये क्या आ गया दोस्तों, रिसीवर का एड्रेस आ गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया दोस्तों, आपका रिसीवर का एड्रेस आ गया, एकदम सही बात है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब दोस्तों इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड क्या था, सब्जेक्ट था कि इतने ऑब्जेक्शन पेंडिंग है, राइट, इनको सेटल आउट वगैरह करना है, राइट, आप ड्राइव चला के। तो वो सारा क्या हुआ दोस्तों, आपको लिख स्ट्रेंथनिंग इंटरनल ऑडिट, ठीक है, ये आपने लिख दिया। सब्जेक्ट और कुछ भी लिख सकते थे आप, मर्जी से आपका जो भी उस टाइम दिमाग चलेगा, राइट। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है, अब ये छोटा सा सर्कुलर है, ठीक है, बहुत अच्छा सा सर्कुलर है दोस्तों, आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में इसने पूरा लिखा हुआ है, राइट। कोई भी इसके अंदर बहुत सारे मुश्किल शब्द इसने यूज़ नहीं किए वोकेबलरी के भी, ठीक है। जो दोस्तों इजी वोकेबलरी थी वही आपको यूज करनी है। तो देखिए इसके अंदर, ए रिव्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शंस कैरिड आउट इन द मेन ऑफिस रिवील्स दैट एज पर AAC 2017-18। अब दोस्तों ये पूरा जो है, इसने क्वेश्चन के अंदर जो डेटा हमें था वो पूरा चिपका दिया इसने, ठीक है, कि एक रिव्यू किया गया इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शंस का, ठीक है। मेन ऑफिस के अंदर AAC 2000 इतने ऑब्जेक्शन थे, ओल्डेस्ट इतने थे, आउटस्टैंडिंग थे 25% ऐसे थे, 10% ऐसे थे, 5% ऐसे थे। एकदम दोस्तों एज इट इज लाइनें इसने लिखी है, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टोटल 6 MFAI 3 AER पॉइंट ओनली हैड बी रिपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। और दोस्तों इसने बता दिया कि इतने 6 केस तो MFAI के और 3 पॉइंट जो है इसने ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट ईयर क्या किए हैं, सारे जो LAO RAO हैं इन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2-4 लाइनों में खेल खेलेगा बस। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा, इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑब्जेक्शंस ऑफ विच 40% रिलेट टू माइनर इशू एंड ओपिनियन एडवाइस। ये बता दिया, इन सबको जोड़ दिया इसने, ठीक है, 25, 10 और 5 को, कि 40% जो थे वो माइनर इशू या ओपिनियन और एडवाइस से रिलेटेड थे। तो आपसे क्या रिक्वेस्ट करी जाती है कि इमीडिएट एक्शन लो, ठीक है, रिव्यू करो आप आउटस्टैंडिंग ऑडिट ऑब्जेक्शंस का जो आपके जुरिडिक्शन के अंदर है, और उनको सेटलमेंट करवाओ इन ऑब्जेक्शंस का जो इस नेचर के, नॉन मेंटेनेंस, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस और रिकॉर्ड माइनर ओवरड्रॉल ऑफ राशन एंड ओपिनियन एडवाइस। ठीक है दोस्तों, सेम बातें लिख रहे हैं, बस कुछ चीज़ें ऐड कर रहा है अपनी, ठीक है, कि हाँ इट इज़ रिक्वेस्टेड, राइट। पैसिव वॉइस में दोस्तों जनरली सेंटेंस लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं लिखे जाते कि यू आर एडवाइस्ड, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, यू आर एडवाइस्ड भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है पैसिव वॉइस में अगर आप लिखोगे। डायरेक्ट आप दोस्तों फर्स्ट पर्सन के अंदर किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, राइट। हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर चीज़ें दोस्तों जनरली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देखिए इट इज़ रिक्वेस्टेड, यहाँ पे पैसिव वॉइस के अंदर है, एफर्ट्स में भी मेड, ठीक है, ये भी दोस्तों क्या है, पैसिव वॉइस के अंदर है, राइट। तो मे बी डेवलप्ड, देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको जगह जगह पे मिलेगी, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है, आप चीज़ों को ड्राफ्ट कर सकते हो। अब देखिए इसके अंदर बोल दिया इसने कि जो भी आउटस्टैंडिंग ऑब्जेक्शन है 40% ऐसे ऐसे हैं, तो ये रिक्वेस्ट करी जाती है कि इमीडिएट एक्शन लो, ठीक है, और जो है जो भी ऑब्जेक्शंस आउटस्टैंडिंग है उनको सेटल करवाने की आप कोशिश करें। इसके बाद दोस्तों बता दिया, अब नया पैरा जोड़ना है, तो दोस्तों ये शब्द आपके बहुत काम आएगा, इन एडिशन टू, ठीक है। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। एफर्ट में भी मेड टू फोकस ऑन एरिया लाइक नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये दोस्तों लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर पड़ी थी वो लाइन आ गई, ऑडिट ऑब्जेक्शन इन दिस एरिया में भी डेवलप्ड इनटू पॉइंट ऑफ MFAI IR, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसे जो ऑब्जेक्शंस आपको मिलेंगे वो इनके अंदर आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। अगला दोस्तों बता दिया पॉइंट वाइज इसने लिखा है, इट में बी नोटेड दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ऑफ MFAI IR शैल बी एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ LAO RAO। ये बता दिया MFAI IR दोगे तो आपका LAO अच्छा काम कर रहा है, ये LAO RAO की परफॉर्मेंस मापने के लिए क्या है, एक पैरामीटर है। दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ द PCDA, ठीक है, और ये जो भी इशू हमने करा है इसमें PCDA की क्या है, अप्रूवल लगी हुई है, राइट। अब ये जो भी इनका नाम आ गया, ठीक है, श्रीमती EFGH, और दोस्तों ये क्या है, GO है, ग्रुप ऑफिसर है इंटरनल ऑडिट सेक्शन की। ये दोस्तों WO ने क्या है, ड्राफ्ट बनाया है, एज ए WO ड्राफ्ट बनाया है आपने,
ठीक है। लेकिन इसको इशू करने के लिए अथॉरिटी कौन है, GOIA है, ठीक है। और ये किसके अप्रूवल से करा है, ये PCDA के अप्रूवल से करा है। दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ द PCDA इसीलिए, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये सर्कुलर का हमारा पूरा आंसर आ गया, राइट। इजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बहुत चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है। इंपॉर्टेंट सर्कुलर आप कोई सा भी टॉपिक पे आपको मान लो दे दिया, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक पे आपको दे दिया तो कुछ नहीं करना, इधर सेंटर एड्रेस लगाना है, इंपॉर्टेंट सर्कुलर लगाना है, फाइल, ऑफिस, तारीख। तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि यहाँ पे सभी जो LORO से संबंधित है सभी LORO के संबंधित आ गया। और दोस्तों सारे होते तो ऑल एरिया काउंट ऑफिस, सब ऑफिस, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते थे, राइट। CGDA दोस्तों अगर सर्कुलर डालेंगे तो वो किसे डालेंगे, ऑल PCDA CDA, ठीक है, इस प्रकार से वो सर्कुलर डालेंगे, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। और ये देखिए सारा इन्होंने कर दिया। ये देखिए रिव्यू ऑफ ऐसा लिया गया, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन थे, ठीक है। और लास्ट में क्या है, इन्होंने कंक्लूड कर दिया पैराग्राफ को, दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ द PCDA, राइट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले जो मैं CGDA कैसे एड्रेस करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो लेटेस्ट जो कंप्यूटर की डेट्स जो आई हैं हमारे एग्जामिनेशन की, इसको दोस्तों नोटिफिकेशन भी बोल देते हैं कई बार ये, ठीक है। नोटिफिकेशन भी इसी को ही बोला जाता है कि नोटिफिकेशन आ गया, राइट, मतलब नोटिफाई किया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया इसको, राइट। अब वहाँ पे दोस्तों क्या लोगो वगैरह नहीं बनाया है, ठीक है। कोई बोल रहा होगा कि लोगो वगैरह हमें बनाना है कि नहीं, आप सिंपल दोस्तों ये एड्रेस जो है ये राइट साइड में लिख सकते हो यहाँ पर, राइट। ये फाइल नंबर आ गया, ठीक है, और ये तारीख आ जाएगी, और नीचे ऊपर आ जाएगा ऑफिस ऑफ द CGDA, सेंट्राड बराड स्क्वायर, दिल्ली कैंट, ठीक है, फ़ोन, फैक्स, ईमेल, ठीक है, जो अटर्म बटर्म वेबसाइट जो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। फिर दोस्तों आ गया टू, अब ये देखिए ये एड्रेस करने का तरीका है, टू ऑल PCDA इंक्लूडिंग प्रिंसिपल IFA, ऑल CDA इंक्लूडिंग IFA RTC, द PCDA FIS कोलकाता, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, राइट। तो ये दोस्तों एड्रेस करने का तरीका हुआ। फिर दोस्तों इन्होंने सब्जेक्ट लिख दिया, और जो बॉडी थी ये दोस्तों आपकी जो भी क्वेश्चन में आएगी उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और नीचे ये साइन वाइन कर दिए इन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा CGDA कैसे सर्कुलर निकालता है, राइट। आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है स्पीकिंग ऑर्डर, राइट। तो दोस्तों स्पीकिंग ऑर्डर क्या है, पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ये स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो मेनली कैट से रिलेटेड है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए काउंटर एफिडेविट जो था, एफिडेविट था, वो भी कैट से रिलेटेड था, ठीक है। अगर किसी की ग्रीवेंसेज हैं, वो डिपार्टमेंट सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो क्या है, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंसेज है, प्रॉब्लम्स है, तो कैट में जा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों कैट में जब चले गए, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है। मान लो कोई भी ऑडिटर एक्स है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। मान लो दोस्तों उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो क्या है, डिपार्टमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा, राइट। डिपार्टमेंट के डिसीजन से उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई, डिपार्टमेंट के से दोस्तों जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस वो करेगा, राइट, तो मान लो वो सेटिस्फाइड इससे नहीं हुआ तो वो क्या चला जाएगा, वो कैट चला जाएगा, राइट। पहले तो दोस्तों डिपार्टमेंट ने अपना डिसीजन दे दिया, फिर वो कैट चला जाएगा। अब दोस्तों कैट क्या है, इसका एफिडेविट देखेगा, राइट। अब दोस्तों कैट जब एफिडेविट देखेगा, तो कैट दोस्तों जब एफिडेविट देखेगा, राइट, तो उस केस में क्या होगा, कैट कुछ ना कुछ मान लो इसको बोलेगा, ठीक है। फिर दोस्तों कैट जब एफिडेविट इसका मान लो देखेगा, इसकी सुनवाई करेगा, तो कैट दोस्तों क्या है, डिपार्टमेंट को बोलता है, ठीक है। कई बार तो दोस्तों क्या है, काउंटर एफिडेविट के लिए बोला जाता है, राइट। काउंटर एफिडेविट के लिए बोला जाता है दोस्तों, डिपार्टमेंट क्या काउंटर करता है चीज़ों को। कई बार दोस्तों क्या है, अपने क्वेश्चन में ये भी देखने को मिलेगा कि वो बोलेगा स्पीकिंग ऑर्डर के आधार पर आप क्या है, स्पीकिंग ऑर्डर इसका निकालो। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब क्या है दोस्तों, एक ऐसा ऑर्डर निकालना, ठीक है, जिसके अंदर जो मान लो पहले डिपार्टमेंट ने जो डिसीजन दिया था, ठीक है, कि उसका दोस्तों क्या है, उसके अंदर वो सारे रीजन्स उसके लिखे हों, ठीक है। स्पीकिंग ऑर्डर के रूप में दोस्तों क्या है, एक अपना आंसर देना, राइट। तो कुल मिला के दोस्तों अपने जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे ही पूछे जाएंगे कि भाई ऐसा एक एम्प्लॉय था, ऐसी इसको प्रॉब्लम हुई, वो कैट चला गया, कैट ने क्या बोला कि डिपार्टमेंट को स्पीकिंग ऑर्डर उस पर दो, राइट। तो दोस्तों सिंपल है, चीज़ें क्या मिलती जुलती सी है, अगर आप ये अपने क्वेश्चन हॉल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्पीकिंग ऑर्डर आपको इसके अंदर ड्राफ्ट करना था। क्वेश्चन देखते हैं, श्री XYZ वाज एम्प्लॉयड एज ए सीनियर ऑडिटर इन द ऑफिस ऑफ द PCDA सदन कमांड पुणे, ठीक है। XYZ क्या है दोस्तों, एक सीनियर ऑडिटर है, वो क्या है, एम्प्लॉयड है कहाँ पे, PCDA सदन कमांड पुणे के अंदर, ठीक है। वो क्या हो गया दोस्तों, ही डाइड इन द हार्नेस ऑन 2/11/2018 वाइल इन सर्विस। वो क्या दोस्तों, उसकी मौत हो गई, ठीक है, कब, 2/11/2018 को, 2 नवंबर 2018 को, जब वो सर्विस के दौरान था, ठीक है। द सन ऑफ द डिजीज्ड, अब दोस्तों पहले वो ऑडिटर कौन था, वो सीनियर ऑडिटर कौन था, XYZ था। उसका दोस्तों जो पुत्र है श्री ABC, उसने क्या रिक्वेस्ट करी है एप्लीकेशन के द्वारा
31 दिसंबर को। डेथ कब हुई दोस्तों? 2 नवंबर को। 31/12/2018 को इसने रिक्वेस्ट करी है कि उसको अपॉइंटमेंट दे दी जाए किस पे? कंपैशनेट ग्राउंड पे, ठीक है, किसके अंदर? डिपार्टमेंट के अंदर, राइट। इसमें दोस्तों क्या हो गया, जो सन है डिजीट का, श्री ABC का, उसने रिक्वेस्ट करी कि उसको कंपैशनेट ग्राउंड पे क्या कर दी जाए? कंपैशनेट ग्राउंड पे दोस्तों उसको क्या है, नौकरी दे दी जाए। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स कंसीडरिंग साइज ऑफ हिज फैमिली, BOO दोस्तों क्या है, उसकी फैमिली का साइज कंसीडर करते हुए, उसका दोस्तों प्रेजेंट की कंडीशन देखते हुए, शेल्टर देखते हुए, टर्मिनल बेनिफिट देखते हुए दोस्तों, राइट, जो कितना था 35 लाख रुपए था, काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 35 लाख रुपए। और दोस्तों पेंशन थी 22,175 नॉर्मल और 36,958, ये क्या थी, एनहांस्ड, मतलब DA वगैरह लगा के। ओपाइंड दैट केस ऑफ श्री ABC डज नॉट डिजर्व फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या था, श्री XYZ थे PCDA सदन कमांड के अंदर एज ए सीनियर ऑडिटर कार्यरत, उनकी मौत हो गई इस तारीख को। उनका बेटा जो था दोस्तों ABC, उसने रिक्वेस्ट करी इस एप्लीकेशन के द्वारा कि डिपार्टमेंट मुझे कंपैशनेट ग्राउंड पे क्या कर दे, नौकरी दे दे। इसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट के अंदर BOO बैठा, बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठे, उसने दोस्तों सारी चीज़ों को चेक किया कि उनके जो फैमिली को कितना टर्मिनल बेनिफिट जो मिला है, पेंशन उनको कितनी मिल रही है, ठीक है। और दोस्तों अपॉइंट मतलब उन्होंने एक ओपिनियन बनाया कि श्री ABC जो है वो डिजर्व नहीं करते कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, हिज रिक्वेस्ट वाज कंसीडर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी with reference to the views of the board of officers and the relevant government orders but was not acceded to। अब दोस्तों क्या हुआ कि जो उसकी रिक्वेस्ट थी, ठीक है, वो कंसीडर करी थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, ठीक है, कि हाँ देखते हैं हम कि आपको कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने व्यूज़ दिए और गवर्नमेंट के वो लेटेस्ट जो ऑर्डर थे, रेलेवेंट ऑर्डर थे, वो दोस्तों उसकी पालना नहीं कर रहे थे कि मतलब उसके हिसाब से उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अब देखिए सीनियर ऑडिटर की डेथ हो गई 2/11/2018 को। सन ने दोस्तों अपॉइंटमेंट मांगी 31/12/2018 को, राइट। BOO बैठा, बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठे, ये सारी चीज़ें उन्होंने चेक करी और मना कर दिया। इसके बाद दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने भी इन चीज़ों को देखते हुए क्या है, उसको मना कर दिया। अब दोस्तों ये ऑब्वियस सी बात है, एग्रीव्ड हो जाएगा, उसको तो नौकरी चाहिए थी, तो वो क्या करेगा दोस्तों, एग्रीव्ड बाय दिस श्री ABC फाइल्ड एन OA नंबर, इतना दोस्तों क्या कैट जबलपुर के अंदर उन्होंने ओरिजिनल एप्लीकेशन दायर करी। OA का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल एप्लीकेशन। तो कैट ने दोस्तों क्या किया, वर्डिक्ट पास किया। अब दोस्तों एक होता है वर्डिक्ट, एक होता है जजमेंट। वर्डिक्ट और दोस्तों जजमेंट में क्या फ़र्क है, वर्डिक्ट मतलब क्या है, टेम्परेरी रूप से एक बार से बोल दिया कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें। जजमेंट दोस्तों फाइनल आता है सारी चीज़ें हो जाने के बाद, ठीक है। वर्डिक्ट दोस्तों क्या दिया, डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट मतलब जो डिपार्टमेंट है, टू कंसीडर एंड डिसाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेंट बाय पासिंग स्पीकिंग एंड रीजनड ऑर्डर। तो दोस्तों कैट ने क्या पास किया, एक वर्डिक्ट पास किया, डिपार्टमेंट को क्या डायरेक्ट किया कि वो कंसीडर करे और दोस्तों जो एप्लीकेंट की रिप्रेजेंटेशन है उसको डिसाइड करे और एक स्पीकिंग ऑर्डर और एक रीजनड ऑर्डर जो है वो पास करे, राइट। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, एज्यूमिंग यू आर वर्किंग एज ए WAN इन द ऑफिस ऑफ द PCDA, ड्राफ्ट ए स्पीकिंग ऑर्डर फ्रॉम प्रिंसिपल CDA। अपने आप को दोस्तों W एडमिन का मानते हुए आपको PCDA ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, एक आपको स्पीकिंग ऑर्डर क्या करना है, ड्राफ्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर इन विच मेंशंस द रीजंस फॉर अराइविंग ए पर्टिकुलर डिसीजन। मतलब जो आपका PCDA ऑफिस जो है वो कैसे इस डिसीजन पर आ गया कि इसको कंपैशनेट ग्राउंड पे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। PCDA दोस्तों आपका कैसे इस निर्णय पर आ गया कि इस इंडिविजुअल कंपैशनेट ग्राउंड पे जॉब नहीं मिलेगी, वो उसको क्या है स्पीकिंग ऑर्डर के रूप में क्या करना है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसा ऑर्डर है विच मेंशंस द रीजंस फॉर अराइविंग ए पर्टिकुलर डिसीजन। तो उसके अंदर दोस्तों सारी बातें हमें लिखनी पड़ेगी कि हम इस डिसीजन पर क्यों आए, कि हमने उसको नौकरी क्यों नहीं दी। और दोस्तों वर्डिक्ट क्या होता है, ए वर्डिक्ट डज नॉट कंक्लूड द ट्रायल कंप्लीटली, मतलब ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों वर्डिक्ट के हिसाब से। इट इज़ रादर एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस प्रायर टू द फाइनल प्रोनाउंसमेंट बाय द कोर्ट। दोस्तों ये क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, प्रायर टू द फाइनल प्रोनाउंसमेंट बाय द कोर्ट। फाइनल दोस्तों जजमेंट के आने से पहले क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जो क्या है, एक वर्डिक्ट मतलब क्या है दोस्तों, एक फाइनल जो कोर्ट का उसका जजमेंट जो आएगा उससे पहले की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वर्डिक्ट देना, ठीक है। और जजमेंट क्या होता है दोस्तों, जजमेंट रिप्रेजेंट द कंक्लूजन ऑफ द लीगल एक्शन, ठीक है। जजमेंट दोस्तों क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कंक्लूजन ऑफ ए लीगल एक्शन, राइट। मतलब जजमेंट के अंदर दोस्तों जो भी लीगल एक्शन हुआ है उसका क्या कंक्लूजन आया है वो दिया जाता है, राइट।
अब देखिए दोस्तों आगे इसका फॉर्मेट देख लेते हैं अपने, राइट। तो फॉर्मेट में दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ABC कमांड की जगह सदन कमांड आ जाएगा, राइट। PCDA सदन कमांड आ जाएगा जो पे क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों। आंसर के अंदर क्या ABC कमांड लिखा हुआ है, तो आप इस सदन कमांड कर सकते हैं। नंबर 1 फाइनेंस रोड पुणे, ठीक है। फ़ोन, फैक्स, ईमेल, डेट वगैरह लिख दोगे, फाइल नंबर, ठीक है, जो भी दोस्तों बॉडी आ जाएगी। और इंडिविजुअल जो कर रहा है मान लो, ठीक है, इधर जो भी करेगा अपने आप को जो किसके बिहाफ पर बोला है इसने, WAN और फ्रॉम प्रिंसिपल CDA, राइट। तो और जो कॉपी 2 के अंदर दोस्तों किसको दे देंगे अपनी कॉपी, जिसने केस दायर किया है कैट के अंदर, राइट। अब दोस्तों इसका आंसर देखते हैं तो क्या बेहतर हमें समझ में आएगा, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर अपने देखते हैं सर्कुलर का, सॉरी जो हमारा स्पीकिंग ऑर्डर है, राइट। तो दोस्तों प्रॉब्लम तो हमें समझ में आगे की प्रॉब्लम क्या थी, राइट। सीनियर ऑडिटर है दोस्तों, उसको क्या है दोस्तों कंपैशनेट ग्राउंड पे क्या करी, जॉब नहीं मिली है, ठीक है। तो दोस्तों उसने क्या करा, कैट के अंदर एप्लीकेशन दायर करी और कैट ने दोस्तों डिपार्टमेंट को क्या बोला कि एक स्पीकिंग ऑर्डर के रूप में आप आदेश जारी कीजिए, राइट। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या है दोस्तों, जो आपने कंपैशनेट ग्राउंड पे इसको जॉब नहीं दी उसके क्या क्या रीजंस थे, राइट, उसको स्पीकिंग ऑर्डर के रूप में आप दीजिए, राइट। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले क्या है, आपको फॉर्मेट याद रखना है इसका, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या मिडिल में आप चीज़ें लिख सकते हो, PCDA ABC की जगह क्या है सदन कमांड आ जाएगा। नंबर 1 फाइनेंस रोड, ठीक है, वो पुणे एड्रेस वगैरह लिख सकते हो आप, ठीक। इधर दोस्तों फाइल नंबर आ जाएगा और इधर इसने डेट दे दी, बीच में दोस्तों क्या ऑर्डर लिख दिया। अब देखिए दोस्तों अब ये देखिए, अब दोस्तों सारा जो क्या है आपको लगभग जो है क्वेश्चन से ही टीपना है, ठीक है। एक पेज का इसने स्पीकिंग ऑर्डर लिखा है। अब बस चीज़ों को दोस्तों देखिए कैसे इसने एडजस्ट किया है। अब देखिए सारा जो है जो हमारा एक तो XYZ जो क्या है वो सीनियर ऑडिटर थे जिनकी डेथ हुई थी, और ABC क्या है दोस्तों इनके सन थे, राइट। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, श्री XYZ वाज एम्प्लॉयड एज सीनियर ऑडिटर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ एकदम सही बात है, क्वेश्चन से दोस्तों टिप लिया इसने। ई डाइड इन हार्नेस ऑन इतना वाइल इन सर्विस, एकदम टिप लिया दोस्तों। द सन ऑफ द डिजीज्ड श्री ABC हैड रिक्वेस्टेड इन हिज एप्लीकेशन डेटेड इतना। अब देखिए दोस्तों एप्लीकेशन डेटेड क्या थी इसकी, नवंबर में डेथ हुई और 31/12/2018 को एप्लीकेशन लगाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड इन द डिपार्टमेंट। एकदम दोस्तों बेस तैयार हो गया कि हाँ ऐसी तो प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे हम चलेंगे, हिज रिक्वेस्ट वाइड एप्लीकेशन डेटेड। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, हिज रिक्वेस्ट वाइड एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड वाज कंसीडर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद रेफरेंस टू द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एंड द गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। उसकी जो रिक्वेस्ट थी, ठीक है, उसको क्या कर लिया दोस्तों, राइट, उनकी जो तो रिक्वेस्ट जो थी, ठीक है, इसको दोस्तों हटा सकते हो, अभी डेट 2016 की इसने शायद गलती से डाल दी इसके अंदर, राइट। इस रिक्वेस्ट वाइड एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपैशनेट ग्राउंड वाइज कंसीडर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसकी दोस्तों रिक्वेस्ट को तो कंसीडर किया था, ठीक है, विद रेफरेंस टू द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ द ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रांटिंग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑन to a dependent family member of a government servant who dies in harness leaving his family without any means of livelihood is to relieve the family of the government servant concerned from financial destitution and penury immediately after the death, ठीक है। अब दोस्तों इसने बता दिया कि कंपैशनेट ग्राउंड पे जो अपॉइंटमेंट होती है उसके बेनिफिट क्या हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रांट करना कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट किसी भी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर को, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की जो सर्विस के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है, leaving his family without any means of livelihood is to relieve the family of the government servant concerned from financial destitution, ताकि दोस्तों क्या है उनकी फैमिली को किसी भी प्रकार की आर्थिक दोस्तों क्या है गरीबी का साथ, आर्थिक रूप से दोस्तों क्या है, मान लो डेस्टिट्यूशन मतलब गरीबी, निर्धनता नहीं देखनी पड़े, इनका दोस्तों सामना नहीं करना पड़े। पेन्यूरी दोस्तों वही हो गया, मतलब कि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर ना हो इमीडिएटली आफ्टर द डेथ, ठीक है। ये तो दोस्तों कंपैशनेट ग्राउंड की जो बता दी इसने फ़ायदा क्या है, राइट। हाउ एवर इट इज़ नोटिस्ड है, फिर भी दोस्तों क्या नोटिस किया गया कि विडो इज़ रिसीविंग, तो इंडिविजुअल था जिसकी वाइफ जो थी वो विधवा हो गई दोस्तों, तो वो क्या करेगा, द विडो इज़ रिसीविंग द फैमिली पेंशन, इतनी दोस्तों फैमिली पेंशन उनको मिल रही है। एनहांस रेटर बता दिया, DA बता दिया पर मंथ। सी ऑल्सो रिसीविंग, इतना दोस्तों क्या है डेथ के बाद उसको 35 लाख रुपये टर्मिनल बेनिफिट भी मिला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी क्यों दी जाती है और कितना उनको मिल रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या ये रूल पोजीशन बताएंगे। It is to the note that a compassionate appointment is made on the availability of vacancy being available within the ceiling of 5% vacancies meant for the purpose, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बता दिया कि compassionate appointment जो है, ठीक है, जो वैकेंसी अवेलेबल होगी उसके हिसाब से दी जाती है,
ठीक है। और दोस्तों कितनी सीलिंग है ये, 5% सीलिंग है इसकी, 5% वैकेंसी इसकी होनी चाहिए। ये दोस्तों क्या क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया था, ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, नहीं पता तो दोस्तों आपको फिर ये नहीं पता होगी, ठीक है। ये दोस्तों इट इज़ नोट किया जाता है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो है वो जितनी अवेलेबल वैकेंसी है, ठीक है, वो दोस्तों 5% वैकेंसी की ही दी जाएगी, राइट। इन द लाइट ऑफ द अबव the request of Shri ABC for compassionate appointment in this department was considered by the board of officers with due sympathy but rejected being a non-deserving one। ठीक है। अब दोस्तों देखिए बहुत पोलाइट लैंग्वेज में बोल रहा है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो श्री ABC की कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की जो रिक्वेस्ट थी वो हमने कंसीडर करी थी, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने भी करी थी सिंपैथी के साथ, लेकिन रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो डिजर्व नहीं कर रहे थे। इसलिए दोस्तों क्या है, कंक्लूड यहाँ पे करेगा ये द अंडरसाइंड। अब दोस्तों पहले हो गया ओपनिंग स्टेटमेंट्स, स्टार्टिंग कैसे आपको करनी है, बेस तैयार करना है, फिर दोस्तों बीच के अंदर जो बातें हैं, फिर दोस्तों कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। द अंडरसाइंड हैज़ केयरफुली कंसीडर्ड द मैटर इन कंप्लायंस विद टू द जजमेंट ऑफ द डिलीवर्ड ओए नंबर दिस। ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये हो गया आपका, ठीक है। PCDA जो है इधर दोस्तों क्या है, PCDA अंडरसाइंड आ गया, राइट। द अंडरसाइंड हैज केयरफुली कंसीडर्ड द मैटर इन कंप्लायंस टू द जजमेंट ऑफ द डिलीवर्ड ऑन। अब दोस्तों जजमेंट की जगह वर्डिक्ट लिख सकते हो आप, राइट। डिलीवर्ड ऑन 2019 इन व्यू ऑफ द पोजीशन ब्रॉट आउट above the undersigned finds no reason to interfere with the decision already conveyed to him, hence his request for appointment on compassionate ground cannot be acceded to। ठीक है। तो दोस्तों अंडरसाइंड क्या केयरफुली क्या कर लिया उन्होंने, कंसीडर कर लिया मैटर को, राइट। जो भी जजमेंट दोस्तों इनके पास आई थी, राइट, जो डिलीवर हुई थी, तो उन चीज़ों को देखते हुए क्या है, इनको क्या है, जो इनको डिसीजन ऑलरेडी कन्वे किया हुआ है इंडिविजुअल को कि हाँ आपको जॉब नहीं मिल सकती, राइट, वही उनको रहेगा, राइट। उस पर कोई भी इंटरफेयर वो नहीं करेंगे, और उनकी रिक्वेस्ट जो है अपॉइंटमेंट कंपैशनेट ग्राउंड पे उसको दोस्तों असेडी नहीं किया जा सकता, राइट। मतलब उसको क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकती है, उसको नहीं ले सकती, राइट। तो ये दोस्तों क्या हुआ, आपका स्पीकिंग ऑर्डर हो गया। तो दोस्तों कुछ बातें जो है वो क्वेश्चंस की आपको इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। ओपनिंग स्टेटमेंट्स जो है वो सारी आप क्वेश्चन से उठा सकते हो, राइट। इसके बाद दोस्तों उसको बता दिया, बेनिफिट बता दिया, और ये सारा डेटा भी दोस्तों क्या क्वेश्चन से उठाया है। ओनली जो ये लाइन है 5% वैकेंसीज वाली, इसने अलग उसने उठाई है, राइट। बाकी दोस्तों क्या है, आप एज इट इज चीज़ों को लिख सकते हो, राइट। और नीचे दोस्तों अंडरसाइंड वगैरह आप लिख सकते हो कि जो अंडरसाइंड है, जो PCDA जो है, इन्होंने सारा जो है मैटर को कंसीडर कर लिया है, राइट। तो ये दोस्तों आपका स्पीकिंग ऑर्डर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपने ऑफिस नोट के अंदर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपने ऑफिस नोट के अंदर, राइट। ये दोस्तों नवंबर 2019 का मैंने एग्जांपल उठाया है, राइट। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखो, कार्यालय टिप्पणी। तो सबसे पहले दोस्तों ऑफिस नोट होता क्या है, किसी भी हायर अथॉरिटी की अगर आपको राय लेनी है कोई चीज़ पे, ठीक है, हायर अथॉरिटी की दोस्तों राय लेनी है, आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, या दोस्तों कोई मैटर जो है हायर अथॉरिटी के संज्ञान में लाना है। 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों। पहले तो कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको कोई भी डिसीजन बनाना है। दूसरा दोस्तों हायर अथॉरिटीज़ की आपको कोई भी राय लेनी है, कोई भी मैटर दोस्तों हायर अथॉरिटीज़ के संज्ञान में लाना है, मान लो कोई भी इरेगुलरिटी होगी, तो इस प्रकार दोस्तों क्या आप ऑफिस नोट पुटअप कर सकते हो, मतलब कार्यालय की एक टिप्पणी पुट कर सकते हो, राइट। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है, इस एग्जाम्पल से आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो देखिए आर सेक्शन वाइड देयर लेटर bearing number this corresponding dated this has requested for posting of 5 number of staff as clerk, auditor, senior auditor, DEO against the authorization of 7 duly bringing out the below mentioned reasons also। ठीक है। आर सेक्शन दोस्तों क्या हुआ, जो रिकॉर्ड सेक्शन है आपका, डाक का जो सेक्शन होता है, उन्होंने एक लेटर लिखा, ठीक है। क्या बोला उन्होंने कि 5 स्टाफ जो हैं उनको क्लर्क, ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, DEO चाहिए, जो उनकी 7 की स्ट्रेंथ जो ऑथराइज्ड है। आर सेक्शन के अंदर दोस्तों 7 जो हैं ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, इनकी जो इंडिविजुअल है इनकी स्ट्रेंथ ऑथराइज है, तो इनमें से ये 5 लोग मांग रहे हैं, ठीक है। क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि ये रीजंस है। सबसे पहले बता रहा है कि एग्जिस्टिंग जो 3 DEO, अभी जो वर्तमान में 3 जो DEO काम कर रहे हैं आर सेक्शन के अंदर, वो आर गोइंग टू वेकेट देयर पोस्ट ड्यू टू देयर सुपरएनुएशन ऑन 30/6/19। एक तो दोस्तों क्या है, रिटायरमेंट जा रहा है बंदा 30/6/19 को। दूसरा दोस्तों एक क्या है, VRS ले रहा है 1/8/19 को। और तीसरा दोस्तों क्या है, वो ट्रांसफ़र जा रहा है स्टेशन सीनियरिटी के हिसाब से, मतलब इनका आर सेक्शन दोस्तों खाली हो जाएगा, तो वहाँ पे काम कैसे चलेगा। दूसरा दोस्तों पॉइंट क्या बता रहा है, नॉट कॉपिंग अप विद द डेटा एंट्री वर्क दैट इज लास्ट 6 मंथ डेली एवरेज डाक एंट्री ऑफ 4500 बाय द एग्जिस्टिंग 3 DEO। और दोस्तों बता रहे हैं 3 DEO से क्या है, हमारे यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, क्योंकि एवरेज जो है हमारे पास 4500 डाक डेली आती है, ठीक है। पिछले 6 महीने काम देखें तो ये क्या है, काम ढंग से नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, based on the above prepare an office note in the capacity of a WO and WAN looking after the establishment for initiating a proposal for outsourcing of DEO in 3 NOS against the vacancy।
ठीक है। अब दोस्तों क्या है, बेस्ड ऑन द अबव डेटा जो आपको मिला है, ठीक है। अब दोस्तों आर सेक्शन ने तो क्या है, ए एन सेक्शन को भेज दिया, ठीक है, राइट, ए एन सेक्शन को भेज दिया, क्योंकि ए एन सेक्शन दोस्तों क्या एडमिन सेक्शन ही तो सारी चीज़ें देखेगा। अब क्या करना है, जो आपको डेटा ऊपर मिला है आपको ऑफिस नोट पुटअप करना है, अपने आप को डब्ल्यू एडमिन का मानते हुए, सारी चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए इनिशिएट करना है प्रपोजल को। और दोस्तों क्या बताना है कि आउटसोर्स करो डीईओ को, ठीक है, 3 आउटसोर्सिंग ऑफ डीईओ इन 3 एनओएस अगेंस्ट द वैकेंसी, राइट। तो मतलब 3 जो क्या है आपको डीईओ को आउटसोर्स करना है। आउटसोर्स मतलब दोस्तों बाहर से ठेके पे क्या है दोस्तों, आपको मतलब काम करवाना है, इंडिविजुअल को हायर करना है, ठीक है। सीकिंग इन प्रिंसिपल सैंक्शन फ्रॉम द पीसीडीसीडी टू स्टार्ट द टेंडरिंग प्रोसेस। और दोस्तों क्या पीसीडीसीडी की आपको सैंक्शन चाहिएगी, ठीक है, टेंडरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। ड्यूली एस्टेब्लिशिंग द वर्कलोड इन आर सेक्शन एंड expressing the admin's inability to post the sufficient manpower due to existing of the staff shortage about 40% in your organization। और दोस्तों क्या होता है, मान लो आर सेक्शन के अंदर रिटायर जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पे सेक्शन से निकाल के डाल दो या दूसरे कोई एडमिन सेक्शन से डाल दो, ठीक है, स्टोर सेक्शन से डाल दो। तो वो बोल रहा है कि 41% स्टाफ जो क्या ऑलरेडी कम है, तो आर सेक्शन को हम बंदे दे नहीं सकते, इसलिए आपको क्या है आउटसोर्स करना है, राइट। और दोस्तों इसमें कितना खर्चा आएगा वो भी इसने बता दिया। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस विल बी अराउंड 33,500 एज पर मिनिमम वेजेस अकाउंट एंड मैंडेटरी प्रोविजन, ठीक है, ये इस हिसाब से, ठीक है, मतलब ये जो एक्ट बना हुआ है इसके हिसाब से 33,500 इनको पैसा देना ही पड़ेगा इन रिस्पेक्ट टू द डीईओ फॉर 1 मंथ, मतलब एक बंदे का इतना खर्चा आएगा 1 महीने का। द एक्सपेंडिचर इज टू बी मेट आउट फ्रॉम द कंटीजेंसी ग्रांट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। और दोस्तों ये खर्चा किससे देना पड़ेगा आपको, कंटीजेंसी ग्रांट जो आपके ऑफिस की आई 19-20 की, वहाँ से ये खर्चा देना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया आपको। आर सेक्शन की प्रॉब्लम है, जो बंदे थे वो दोस्तों बाहर जा रहे हैं, फिर काम कैसे करवाएंगे, राइट। तो इसलिए दोस्तों स्टाफ का आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 41% ऑलरेडी ही कम है, ठीक है। दूसरी जगह से भी दोस्तों क्या स्टाफ यहाँ पे नहीं लग सकता, इसलिए आउटसोर्स आपको करना है। उनका पर बंदे का खर्चा बता दिया, और पीसीडी के क्या आपको सैंक्शन चाहिए, अपने आप को डब्ल्यू एडमिन का मानना है, राइट। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर अपने देखते हैं, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ऑफिस नोट आ जाएगा, राइट। एक दोस्तों ऑफिस नोट जो है, मान लो डब्ल्यू लिख रहा है तो वो किसको एड्रेस करेगा, सबसे पहले वो एसईओ को करेगा, ठीक है। डब्ल्यू दोस्तों किसको करेगा, आपका एओ को करेगा, ठीक है। अब डब्ल्यू दोस्तों क्या था, एओ इधर एसईओ लिख दिया, मान लो एओ होता तो एओ कर देता है, एओ फिर एसईओ को, एसईओ दोस्तों क्या है इस प्रकार से ऐसे जाता है, ये मान लो नीचे की अथॉरिटी से दोस्तों क्या पीसीडी से तक जाएगा, और सारे के अपने कमेंट लिखते चले जाएंगे इसके ऊपर कि हाँ सही है, बात नहीं हुआ, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या ऑफिस नोट होता है, राइट। तो अब देखिए दोस्तों इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ऑफिस नोट आपको बीच में लिख देना है, इसके इधर फाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है, मैन पावर तारीख आ जाएगी, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा उसको प्रपोजल फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ डीईओ आरएजी, ठीक है, इतना भी लिख सकते हो आप, प्रपोजल फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ डीईओ, राइट। अब देखिए दोस्तों आप एडमिन सेक्शन के डब्ल्यू हो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रेफरेंस देना पड़ेगा जो आर सेक्शन से आया था। लेटर बियरिंग नंबर दिस डेटेड दिस रिसीव्ड फ्रॉम आर सेक्शन इन कनेक्शन विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इज प्लेस्ड बिलो फॉर द काइंड कंसिडरेशन ऑफ द सीडीए एंड डायरेक्शन प्लीज, ठीक है। सिंपल सी इसने लाइन लिख दी कि भैया इस लेटर के हिसाब से क्या है, उनके पास मैन पावर की शॉर्टेज है, वो आपको क्या है कंसिडरेशन के लिए सीडीए को डायरेक्शन के लिए नीचे दे दिया जाता है। इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट डेली एवरेज डाक एंट्री एट आर सेक्शन फॉर द लास्ट 6 मंथ इज अराउंड 4500 डाक पर डे। ये दोस्तों देखा गया है पिछले 6 महीने के अंदर कि 4500 डाक जो पर डे जो है आर सेक्शन के अंदर आती है। द एंटायर डेटा एंट्री वर्क इज बीइंग डन बाय 3 डीईओ वर्किंग देयर। और दोस्तों बता दिया कि ये सारा जो काम है वहाँ पर जो 3 डीईओ कर रहे थे वो कर रहे थे, राइट। एज देयर इज़ एन इनऑर्डिनेट डिले इन डायरीजिंग द डाक, ठीक है। तो डिले हो रहा था डाक को डायरी करना, ठीक है, अपने उसमें रजिस्टर में एंटर करना, ठीक है, कंप्यूटर में एंटर करना। सिंस द वर्क कैन नॉट बी कोप्ड अप विद द एग्जिस्टिंग स्टाफ स्ट्रेंथ। और दोस्तों जो काम जो है वो नहीं कर पा रहे थे, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ की स्ट्रेंथ है, ये दोस्तों सारा क्वेश्चन से ही तो अपना टिपा है। एज द अवेलेबल मैन पावर ऑल्सो विल बी रिड्यूस्ड further due to retirement VRS transfer in the forthcoming months it was requested to post sufficient manpower to R section, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, आर सेक्शन का ये लेटर नंबर था, इतनी डाक इनके पास आ रही थी, 3 बंदे काम कर रहे थे जो ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और दोस्तों जो अवेलेबल अभी स्ट्रेंथ है वो ये करके क्या है, ये भी अगले कुछ टाइम के अंदर, कुछ महीनों के अंदर ये भी चली जाएगी। तो इसलिए क्या रिक्वेस्ट करी जाती है कि आर सेक्शन के अंदर सफिशिएंट जो मैन पावर आपको क्या पोस्ट करें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है, इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट ऑथोराइज स्ट्रेंथ फॉर आर सेक्शन इज 7 ऑथोराइज हैं, 3 क्या है उसके अंदर अभी काम कर रहे हैं, 3 के अंदर भी क्या है एक रिटायरमेंट चला जाएगा, एक वीआरएस ले लेगा, एक क्या है दोस्तों ट्रांसफ़र चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से टीप लिया।
फर्दर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द लेवल ऑफ 41% हमारे पास और भी क्या है शॉर्टेज है, इसलिए कोई किसी और बंदे को पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आर सेक्शन पे, क्योंकि दोस्तों कोई और सेक्शन से उठाएंगे तो वो सेक्शन काम नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, as the available manpower is inadequate to meet the existing workload, it is proposed that possibilities of outsourcing of DEO may be explored। इस प्रकार से दोस्तों अवेलेबल मैन पावर कम है, ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्कलोड ज़्यादा है, तो आप क्या है आउटसोर्स करो DEO को, ठीक है, बाहर से। एज़ पर द मिनिमम वेज एक्ट, ये बता दिया क्वेश्चन के अंदर जो दिया था कि इतना इनका पर मंथ खर्चा होगा, और सफिशिएंट फंड भी क्या है ऑफिस कंटीजेंसी के अंदर अवेलेबल है 2019 के 19-20 के अंदर, वहाँ से उनको पैसा दे दिया जाएगा, राइट। इन व्यू द अब PCD बीइंग ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कैंडले कंसीडर according in principle sanction for outsourcing 3 DEO for the period of 1 year against the vacancy position existing in your organization to cope up with the workload in R section to enable to start the tendering process। और दोस्तों बता दिया कि PCD CDA जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इन प्रिंसिपल सैंक्शन देने के लिए कि 3 बंदे जो है 1 साल के लिए हम हायर कर ले जो भी वैकेंसी अभी है, ताकि क्या है दोस्तों आर सेक्शन का जो वर्कलोड है वो कम हो सके, वो पूरा काम हो सके, और दोस्तों क्या टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सके, राइट। सबमिटेड फॉर कंसिडरेशन एंड ऑर्डर प्लीज। अब दोस्तों ये लाइन आपको जरूर लिखनी है लास्ट के अंदर, सबमिटेड फॉर कंसिडरेशन एंड ऑर्डर प्लीज, ठीक है। ऑफिस नोट है दोस्तों, तो आप क्या राय ले रहे हो, डिसीजन मेक कर रहे हो, ठीक है। तो डब्ल्यू आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे SEO-AN लगा दिया, तो वो रीड करेगा। SEO-AN दोस्तों क्या है अपने से ऊपर की जो अथॉरिटी होगी ACDA होंगे, ठीक है, DCDA होंगे, डिप्टी CDA, जॉइंट CDA, ठीक है। फिर दोस्तों लास्ट में क्या PCDA तक की चीज़ें चली जाएगी, तो वो दोस्तों फाइनल अगर इस पर सेंक्शन दे देते हैं तो क्या ये चीज़ कंसीडर हो जाएगी, और आउटसोर्स करके क्या है 3 DEO जो वो क्या है ले लिए जाएंगे, राइट। तो ये दोस्तों आपका हुआ ऑफिस नोट का आंसर, राइट। तो दोस्तों 3 चीज़ें आज अपनों ने कर ली, राइट। 3 चीज़ें दोस्तों कौन कौन सी अपनों ने कर ली। सबसे पहले दोस्तों अपनों ने देखा था कि जो आपका सर्कुलर था, राइट। सबसे पहले दोस्तों अपने सर्कुलर देख लिया, सर्कुलर के अंदर देख ली क्या क्या चीज़ें होती, फिर दोस्तों स्पीकिंग ऑर्डर देख लिया, इसके बाद दोस्तों ऑफिस नोट देख लिया, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर आपको करता हूँ। चीज़ें दोस्तों मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको फॉर्मेट देखना है, और जो लैंग्वेज है आधी तो क्वेश्चन से ही लेनी है आपको, थोड़ा थोड़ा दोस्तों उसको एडजस्ट करके आपको क्या क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचना है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर से करें। कोई सुझाव है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, दे सकते हो अगर आपको कोई नॉलेज है, राइट। कुछ भी चीज़ का कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो, राइट। Thanks for watching. Have a nice day.